नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ आता है तो आप लोग यहाँ से मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपका जितना भी स्कोर बने आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है, पी एक काम 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और बचा हुआ काम क्यू अकेला 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर वह काम कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पी एक काम को करता है 60 दिन में। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला आपका होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इसका मतलब है कि जो भी आपके व्यक्ति काम करेगा उससे हम कहेंगे M1। ठीक है, और D का मतलब जितने दिन काम करेगा और W का मतलब जितना काम करेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपके यहाँ पर रहेंगी। काम आपका नीचे रहता है और दिन और व्यक्ति ये दोनों आपके ऊपर रहेंगे। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, एक तरीके से आपका फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। सवाल यहाँ पर आपका कह रहा है कि P एक काम को 60 दिन में करता है। देखिए P करता है काम तो P हो गया, कितने दिन में 60 दिन में काम करता है, 60 ऊपर हो गया, और कितना एक काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद होता क्या है कि वह 15 दिन काम करता है। अब क्या हुआ, अब 15 दिन काम हुआ। ठीक है, और बचा हुआ काम क्यों अकेला 30 दिन में करता है। अब यहाँ से क्या हो गया कि पी ने क्या किया, पी ने मात्र 15 दिन काम किया। ठीक है, ठीक, क्या हुआ कि पी ने मात्र कितने काम किया, पी ने मात्र काम किया है 15 दिन। उसके बाद में कुछ काम शेष बचेगा। तो क्या हुआ है कि जो काम बचा है उसको क्या क्या क्यों ने किया अकेले 30 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात को समझेगा। वही काम क्या हुआ है, अब वही जो एक काम आपका है वो कैसे हुआ है, उसको पी ने 15 दिन में किया है, उसके बाद पी चला गया, फिर बचा हुआ काम क्यों ने 30 दिन में किया है। तो आपके सामने इस टाइप का बन गया है एक समीकरण। ठीक है, इसके अपान में एक है। अगर किसी संख्या के अपान में एक होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो आप यहाँ से एक को, ठीक है, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिर्फ ऊपर जो आपका बचा है आपका वही बचेगा। तो पहले तो आप सभी लोगों की इतनी बात तो आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 60P हो जाएगा, और यहाँ से आप माइनस कर देंगे 15P बराबर आपका हो जाएगा 30Q। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर जो निकल के आएगा ना वो आपका यहाँ पर आएगा, देखिएगा 45P और बराबर में आपका आएगा 30Q। इसके बाद अगर हम P/Q की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 30 अपान में आपका आएगा 45। ठीक है, और यहाँ से आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 2/3। ठीक है, मतलब Q जो है इसकी क्षमता निकल के आ गई 3 और P की क्षमता यहाँ पर निकल के आ गई 2। सबसे पहले आप लोग इतनी बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ से अपना सूत्र हटाते हैं। ठीक है, और आपको आगे बताते हैं कि आगे आप लोग इस टाइप से इस सवाल को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर ये पता है यहाँ पर कि टोटल अगर काम की बात करेंगे, टोटल काम आपका यहाँ से बन रहा है, ये पूरा आपका टोटल काम है। ठीक है, P/60, या इसको ले लीजिए या आप इस वाले को पूरे को ले सकते हैं, किसी को ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारा काम कितना टोटल है, हमारा काम है P/60। तो P का वैल्यू कितना है, 2 × 60 मतलब 120 आपका टोटल क्या है, ये आपका है टोटल वर्क। ठीक है, मैंने आप मान लिया 120 काम यहाँ पर हो गया, मान नहीं लिया, यहाँ पर निकल के मेरा आया है। ठीक है, P/60 कर दिया तो हमारा 120 काम यहाँ पर निकल के आ गया है। अब इसके बाद में करना क्या है, अब आगे आपका सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर वह काम कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर वह काम कितना समय में पूरा करेंगे, हमें समय निकालना है। आप लोग एक फार्मूले को याद करेगा, समय बराबर क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी। इस वाले आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा। तो वर्क की बात करेंगे तो वर्क आपका 120 है, अपान एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये दोनों की हैं एफिशिएंसी। जितने लोग काम करें उनकी एफिशिएंसी को बटा में करेंगे। यहाँ पर कहा दोनों मिलकर काम करेंगे, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ लीजिएगा तो इनका 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 5 से आप कर देंगे यहाँ पर भाग। तो 5 से आप काम करेंगे, भाग करेंगे, कितना आपका आएगा 24 पंचे 120, तो आपका ये निकल के आएगा 24। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 24 दिन इनको लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर अगर आपका 24 आया है तो आपका बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा कि किस टाइप से इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग यहाँ पर सवाल को देखिएगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 24 है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, गुणनफल, ये आपका होता है इक्वल टू एलसीएम और इनटू में आपका होता है एचसीएफ। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो संख्याएं तो आपको यहाँ पर नहीं पता है, बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रखी है कि यदि संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याओं का अंतर 2 का मतलब है कि अगर एक आपकी संख्या x है, दूसरी आपकी x-2, ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 2 का अंतर हो गया। तो अगर आपने पहली संख्या x मान ली, दूसरी आपकी x-2 हो जाएगी। अब आप इन्हें गुणा कर देंगे तो x गुणा x-2, ये बराबर है एलसीएम कितना आपका 24 है, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है? 24 है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको इनकी गुणा करने के बाद ये समीकरण आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका सवाल थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो ऐसे ही संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, गुणनफल 24 हो जाए, तो 24 के ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा। तो देखिए, एक तो होता है 24 का होता है 12 दूना 24, एक होता है 6 चौक 24। तो जो आपका 6 और गुणा 4 है ना, ये वाले में इसमें 2 का अंतर आपका आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपकी ये संख्या 6 होगी तो ये संख्या 4 होगी, और इनका गुणा करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो ये बिल्कुल सही हमारा जा रहा है, सटीक जा रहा है। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे यहाँ पर 6 है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले और उसे न्यूनतम पास होने के लिए अंकों से 18 अंक अधिक मिले। पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंक कम मिलने से वह फेल हो गया। देखिए, उसको क्या हुआ, उसको 30% अंक मिले। ठीक है, 30% उसको मिले अंक, और इसके बावजूद उसके 12 नंबर अगर और होते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 30% में अगर हम 12 और मिला दें तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 30% अंक मिले हैं और 12 अंक कम मिलने से फेल हुआ है। तो इसका मतलब है अगर उसको 12 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। बिल्कुल सही है। ठीक है, बराबर। अब आगे देखेंगे, उसी परीक्षा में एक और विद्यार्थी को 40% अंक मिले। अब एक को मिले हैं 40% अंक। ठीक है, बात को समझिए, एक को मिले हैं 40% अंक और कह रहा है उसे न्यूनतम पास होने के लिए 18 अंक अधिक मिले। अब क्या हुआ, यहाँ पर जिसे 40% अंक मिले हैं, लिखा हुआ है कि उसे न्यूनतम पास होने के लिए 18 अंक अधिक मिले। जिसके नंबर 40% आए हैं उसके पास होने से 18 ज़्यादा आए हैं। अगर इनमें से अगर हम 18 कम कर देंगे तो ये भी पास होने वाले नंबर आपके हो जाएंगे। अगर इतना आप समझे हैं तो बस आपका सवाल अब लग गया है। ठीक है, तो भाई आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 12 + 18 एक तरफ आप लाएंगे, बराबर कर देंगे, तो आपका आएगा 40% माइनस का आपका आएगा 30%। ठीक है, माइनस का 30%, तो यहाँ पर आपका आएगा 30 बराबर आपका आएगा 10%। और आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप चाहे ऐसे रहने दें, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, चाहे इसको और सॉल्व कर लें भी, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, आपका आ गया 1%, आपका आ गया यहाँ पर है 3। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास होने के लिए तो आपने यहाँ पर निकाले थे, चाहे आप इनको उठा लीजिएगा और चाहे आप 40% माइनस 18 को उठाइएगा। तो इसको उठाते हैं, पास होने के लिए इतने अंक चाहिए, तो 30% + 12। देखिए, 30% का मतलब 30 और गुणा में 1% की वैल्यू 3 है, तो इतने + 12, तो 90 ये हो गए, 12 यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने बने, 102। तो 102 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। लिखा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, 3 संख्या आपकी हैं, आपने यहाँ पर मान लीजिएगा फर्स्ट यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर। इसके बाद होता क्या है कि पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी से 2 गुनी, तो दूसरी से 2 गुनी, अगर दूसरी 1 है तो पहली 2 है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। दूसरी जो है तीसरी से 3 गुनी है, तो तीसरी अगर 1 है तो पहले 3 है। ठीक है, तो इस टाइप से पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर दूसरी 1 हो रही है, तो आप बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप ऊपर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे आप यहाँ पर भी,
तो आपका अनुपात निकल के आएगा 6:3:1 गुणा करने के बाद, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का आपका अनुपात यहाँ पर निकल के आ गया है। आप चाहें संख्याओं में आप x लगा लें तो आपकी तीनों संख्या यहाँ पर बन के आ जाएंगी। एक संख्या है 6x, एक है 3x, एक है 1x, मतलब सिर्फ x। उनका औसत 100 है, उनका औसत 100 है। इसका मतलब क्या है? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, औसत। तो यहाँ पर आपका औसत कितना है? औसत है 100, तो 100 बराबर पदों का योग कितना हो जाएगा? तो 6x + 3x + x, 6x + 3x + x बट्टा में पदों की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो यहाँ से आपका कितना बनेगा? 3 से गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 300 बराबर में आपका आएगा 6 3 9 1 10x, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया? यहाँ से आपका x का मान आ गया 30, ठीक है। x का मान आपका यहाँ पर 30 आ गया। इसके बाद में आपसे कहा गया है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या की यहाँ पर बात की गई है, तो बड़ी संख्या आपकी 6x है, तो यहाँ पर आप कर देंगे 6 × 30, तो कितना आपका आएगा? 180 आएगा। तो 180 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है, उसका मुनाफा ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य को, ठीक है, देखिए अंकित मूल्य को हम लोग लिखेंगे MP, मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, MP लिखेंगे अंकित मूल्य को, और लागत मूल्य को लिखेंगे CP, ये आपका क्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य को क्या लिखा मैंने? MP। मैं आपको एक तो लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो। MP मैंने लिखा है अंकित मूल्य को, ठीक है, अंकित जो आपका मूल्य है ना उसको कहते हैं, और CP मतलब आपका कॉस्ट प्राइस आपका, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका आएगा, क्रय मूल्य। और SP हम लिखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य को, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग जब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए CP और MP में बात करेंगे अगर हम लोग, तो कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। लागत मूल्य किसी भी चीज़ का आप 100 मानेंगे। अगर आपका लागत मूल्य 100 है तो यहाँ पर हम बात करेंगे अंकित मूल्य के बारे में, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 40% बढ़ाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 140 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। 140 आपका यहाँ पर हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब इसने क्या किया है कि अंकित मूल्य पर इसने छूट दे दी है 25% की। अब देखिए, तो 140 का 25% इसने क्या कर दिया है? छूट दे दी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 25% को हटा दीजिए आप यहाँ से, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर आएगा 140 का 75%, ठीक है। तो 75 के बटा में आप कर देंगे यहाँ पर 100। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका आपका आएगा 100, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, तो आपका यहाँ पर आ गया 105। बात को समझे आप लोग यहाँ पर कि आपका जो आ गया है कि 25% की छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना आ गया? 105। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 140 पर 25% की छूट देने के बाद 105 में बेचता है। बेचने को हम लोग SP कहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया SP, ये आपका आ गया 105। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, कह रहा है कि तो उसका मुनाफा ज्ञात कीजिए कि उसकी 100 रुपये की कोई चीज़ थी और उसने बेच दी कितने में? 105 में। आप बताइएगा 100 पर 5 का फ़ायदा हो गया यहाँ पर, तो परसेंटेज में अगर 100 की बात करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज में भी आपका 5% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B वाला जो आपका है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग बताइएगा, तो इसकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल आपका है वहाँ पर आपको PDF मिलेगी, वो आप लिखेंगे, सर्च करेंगे @, ठीक है। फिर आप लिख लेंगे स्मॉल लेटर में ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी और NO फिर 1, ठीक है। तो इतना अगर आप लिखेंगे उसमें @ लगाकर, तो आपको डायरेक्ट आपको चैनल मिल जाएगा। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि लिंक वो आपका ओपन नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर इस टाइप से टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 10% मुनाफे से 990 रुपये में बेचा गया है, कोई भी चीज़ बेची गई है। 10% मुनाफा का मतलब 10% फ़ायदे सहित। कोई भी आपका CP जो होता है वो आपका 100 होता है, मैंने आपको बताया 100 आप मानेंगे। और आपसे कह रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट आपको हो रहा है 10% का, तो आपका जो SP बनेगा ना वो कितना बनेगा? 110 बनेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 10% मुनाफे सहित, इसका मतलब 110 की आपकी वैल्यू जो आपकी है, 110 की जो आपकी वैल्यू है वो आपको रखिए 990 रुपये,
यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, 110 की वैल्यू 990 हो गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें आप परसेंट लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1% की निकाल लेंगे वैल्यू, तो 11 तो आपकी आ जाएगी 1% की 9। अगर आप 100% की निकाल लेंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगी 900। इसका मतलब 900 हो गया CP। इसका मतलब क्या है कि 900 आपका CP है, क्रय मूल्य है। आपसे कह रहा यदि उसे 890 में बेचा जाता, अगर उसे 890 में बेचा गया होता, इसका मतलब क्या है कि देखिए CP इसका आ गया आपका 900 रुपये, और इसको बेचते कितने में, इसको बेचते 890 रुपये में। तो वास्तविक लाभ या घाटा कितना होता, तो आप खुद सोचिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ 900 की पड़ती है और आप उसे 890 में बेचेंगे, तो आपको यहाँ पर 10 रुपये का क्या होगा, घाटा होगा, नहीं होगा, बताइए, 10 रुपये का। तो बस वही बात यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर होगा कि 10 रुपये का घाटा हो जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सवाल आपका क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए यदि P+Q बराबर का 20% बराबर P-Q का 50% है, तो P अनुपात Q याद कीजिए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा P+Q और इसका कितना 20% का मतलब 1/5। कुछ लोग नहीं समझे होंगे कैसे आया, तो आप समझिए यहाँ पर 20% का मतलब 20/100 कर देंगे ना यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिएगा P-Q और इसका कितना, इसका 50% का मतलब 50/100 कर देंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब, तो देखिएगा ये आपका 100 कट जाएगा और 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर बनेगा 2P+2Q बराबर 5P-5Q। अब आप Q वाले को इधर ले आइएगा, तो आपको हो जाएगा 2Q + 5Q बराबर 5P-2P। तो ये आपका हो गया है 7Q बराबर 3P। ये आपका यहाँ से बन गया है। आपको निकालना है P अनुपात Q, तो आप लिखेंगे P/Q बराबर, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो 3 आपका है ना, वो आपका जाएगा नीचे, और जो 7 Q के साथ में वो ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, तो 7:3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में 8 नंबर, एक कक्षा के छात्रों द्वारा पाए गए अंक औसतन 68 है। उस कक्षा में लड़कियों द्वारा पाए गए औसतन अंक 80 हैं, जबकि लड़कों के 60 हैं। ऐसे में उस कक्षा के लड़कों का परसेंटेज कितना है। देखिए सबके आपको औसत अंक दे रखे हैं, लड़कों के भी लड़कियों के भी और टोटल परीक्षा के में भी। अगर ऐसा आपका जो सवाल आता है, ठीक है, तो उसको आप लगाएंगे एलिगेशन से, ठीक है। एक तरफ आप कह लेंगे बॉयज़, एक तरफ आप कह लेंगे गर्ल्स। तो लड़कों का औसत कितना है, तो लड़कों का यहाँ पर है 60, पढ़े सही से पड़ेगा, ठीक है, जबकि लड़कों का 60, तो 60 और लड़का का है। लड़कियों कितना है, लड़कियों का 80 है, और कुल मिलाकर छात्रों का है 68। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, इसको घटाना पड़ता है, तो 68 60 का अंतर 8 हो गया, और इसका अंतर आपका हो गया 12। तो ये आपका आ गई है संख्याओं में अनुपात, ठीक है। ये जो आपका आता है ना, कोई भी चीज़ उसमें मात्रा का अनुपात निकल के आता है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ हैं तो उनका अनुपात निकल के यहाँ पर आ गया है। आपसे कहा गया ऐसे में उस कक्षा के लड़कों का परसेंटेज कितना है। अगर ये टोटल मिला कितने यहाँ पर हो रहे, टोटल आपके हो रहे हैं 20, तो 20 में 12 लड़के हैं और 8 लड़कियाँ हैं। आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 12 लड़के हैं, कितने में, टोटल 20 में से गुणा कर दीजिएगा 100, तो 20×5 100, 12×5 60, तो इसका मतलब हुआ कि 60 यहाँ हैं, 60% लड़के हैं, ठीक है, 60% लड़के यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:2 है। 7:3 के अनुपात का दूध पानी का नया मिश्रण पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना होगा। देखिएगा यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण आपको बताया गया है, एक तरफ क्या है, एक तरफ है दूध, एक तरफ है पानी, इन दोनों में अनुपात सबसे पहले है 7:2। फिर कहा गया है कि 7:3 के अनुपात में दूध पानी का नया मिश्रण पाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। मतलब 7:3 का इसका अनुपात हो जाए तो यहाँ पर कितना पानी मिला दें। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि दूध का सेम है, यहाँ पर पानी 1 अनुपात बढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा, सबसे पहले जो आपका दूध पानी का मिक्सर था वो कितना था, 729 लीटर था ना। तो ये जो आपका टोटल था पहले वो आपका था 729 लीटर, और पहले जो आपका टोटल यहाँ से हो रहा था वो आपका हो रहा था 7 और 2 9, तो 9 की वैल्यू आपकी हो गई 729 लीटर। यहाँ से आपकी 1 9 7 ने मतलब 9 8 72 9 1 9, मतलब 1 की वैल्यू आपके यहाँ पर हो गई 81 लीटर। और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर आया 1, तो 1 की वैल्यू आपकी आएगी 81 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें 81 लीटर पानी और डाल देंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:3, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा आपके लिए सवाल आ चुका है, सवाल नंबर 10। ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है, A और B का औसत भार 40 किलोग्राम है, B और C का 43 किलोग्राम है, तो B का भार ज्ञात कीजिए। देखिए ABC का औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम।
तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, जितना भी आपका औसत है 45 है, ठीक है, जितने व्यक्तियों का औसत उनसे गुणा कर दीजिए। जैसे 3 का है ना, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका आएगा यहाँ पर 135 कि a प्लस बी प्लस सी का आपका जो औसत है ना, वो आपका मतलब जो आपका टोटल योग आपका यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, ठीक है, योग मैंने आपका निकाल दिया है। तो कितना 125 आ गया। इसमें से कह रहा है ए और बी का औसत 40 है, तो अगर हम ए और बी के योग की बात करेंगे तो 40 से और 2 हैं तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आएगा 80। अगर हम आगे देखेंगे बी और सी, तो बी और सी की बात करेंगे तो ये इनका है 43 है, ये 2 है ना, तो ये आपका हो गया 86। कितना हो गया 86, 2 से गुणा कर देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर में आपका आएगा 6, 8 और 16, ये आपका आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इस वाले को घटाएंगे इसमें से, तो आप इस वाले को माइनस करिएगा, इसमें से a प्लस बी प्लस सी बराबर 135। इसको आप माइनस कर दीजिए यहाँ से। जब आप माइनस करेंगे यहाँ से तो आपका यहाँ से a कट जाएगा, c कट जाएगा, 2b से b जाएगा, आपका बचेगा b बराबर 1, 3। तो 31 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना आपका आएगा 31 किलोग्राम। आगे देखिएगा 11 नंबर सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल आपका कह रहा है कि 12, 15, 18 की कतारों में से एक समान संख्या के सैनिक हों, उन्हें संपूर्ण वर्ग में भी सजाए जाने के लिए न्यूनतम सैनिक कितने होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि 12, 15, 18 की कतारें हैं, इनमें क्या होना है कि आपके सैनिक जो है लगाना है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार से उन्हें लगाना है कि आपका एक वर्ग बन जाए। तो न्यूनतम कितने सैनिक होने चाहिए ये पूछा गया आपसे। 12, 15, 18 की कतारें हैं, तो जितनी आपसे कतारें बताई जाएँ आप सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल दीजिएगा। देखिए इसको आप करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 5 15, 3 18 कर देंगे। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, फिर 5, फिर आपका 2 3 6, इतना आपका बन गया यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका यहाँ पर जो एलसीएम इसका निकल के आएगा वो आएगा 3 गुणा में आपका 3 गुणा में आपका 2 गुणा में आपका 2 गुणा में आपका 5। मैंने जो है क्या किया है, 3 3 वाले एक साइड लिख लिए हैं, 2 2 वाले एक साथ कर लिए हैं, 5 वाला एक साथ कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग कर लिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ काम क्या करना है। आपको देखना है किसका जोड़ा नहीं बनता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 5 का जोड़ा नहीं बनता, अगर यहाँ पर आपका एक 5 और होता तो ये बिल्कुल करेक्ट बन जाता, जोड़ा बन जाता। तो बस अब आपको जिसका मतलब आपको लगे कि आप इसमें 5 से आपको गुणा करनी है, तो आप इस टोटल में आप इसमें 5 से गुणा और कर लीजिएगा, और आप चेक करिएगा कि आपका कितना निकल के आ रहा है। 3 3 9 दूना 18, दूना 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे 18 पंचे 90, मतलब 900। तो यहाँ पर जो आपके न्यूनतम सैनिक बनेंगे वो आपके 900 बनेंगे, ठीक है। ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 11 के बाद आपका नंबर है 12, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे गेहूं और दाल के मिश्रण के तौल में 80% गेहूँ है। इसी मिश्रण में गेहूं के परसेंटेज को 90% बढ़ाने के लिए उपरोक्त 150 किलोग्राम मिश्रण में कितने गेहूं मिलाने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा गेहूं और दाल का मिश्रण है, 80% गेहूँ है। क्या क्या है, गेहूँ भी है और दाल है, और इसमें है क्या 80% गेहूँ। 80% का मतलब क्या है कि देखिए 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। इसका मतलब टोटल 5 है, 5 में से अगर 4 गेहूँ है तो 1 दाल है, ठीक है। करा इसी मिश्रण में गेहूं के परसेंटेज को 90% करने के लिए, अब अगर आप गेहूं का परसेंटेज 90% करेंगे तो 90% का मतलब होता है कितना, 9/10। इसका मतलब 10 में से 9 गेहूं तो 1 दाल हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 90% बढ़ाने के लिए उपरोक्त 150 किलोग्राम मिश्रण में कितने गेहूँ मिलाने होंगे। उपरोक्त 150 किलोग्राम मिश्रण में कितने गेहूँ मिलाने होंगे, इसका मतलब जो पहले था आपका, ये आपका था 150 किलोग्राम का, ठीक है। और आपसे इसमें पूछा गया इसमें कितने गेहूँ आपको मिलाने होंगे। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है कि उपरोक्त मिश्रण में मतलब 150 किलोग्राम का मिश्रण है और इसमें आपको कितने गेहूँ मिलाने होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पहले आपका जो अनुपात है ना, वो आपका 4:5, और 5 की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ रही है 150 किलोग्राम। तो यहाँ से आप 1 की निकाल देंगे तो आपकी आएगी 30 किलोग्राम। यहाँ से आपने 1 की निकाल दी वैल्यू। फिर आपको देखना यहाँ पर है कि 4 से आपका 9 आया, मतलब इसका मतलब 5 यहाँ बढ़ गया है। तो 1 की वैल्यू 30 किलोग्राम, आप 5 की निकाल देंगे आपकी आएगी 150 किलोग्राम। तो बस आपका यही सवाल कह रहा है, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 150 किलोग्राम, ठीक है। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 पर।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखेंगे कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियाँ 20% अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक कक्षा में क्या है कि लड़के जो हैं, एक लड़का ठीक है और एक लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि 20% कौन अधिक हैं, लड़कों की संख्या से लड़कियाँ जो हैं 20% अधिक हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर लड़के 5 हैं तो लड़कियाँ क्या है कि इसमें 20% ज़्यादा का मतलब एक ज़्यादा। अगर लड़के 5 तो लड़कियाँ 6, ये आपका बन रहा है अनुपात। ठीक है, इसके बाद में सवाल आपसे कर रहा है कि उस कक्षा की क्षमता 66 है, मतलब उसमें 66 बच्चे आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 6 5 और अनुपात 6 के अनुपात में है और टोटल कितना रखते हैं, 66 रखते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि कक्षा में कितने लड़के कितने लड़कियां हैं। क्या करेंगे, आप 5 6 को ऐड करेंगे, आपका होगा 11। 11 की वैल्यू आपकी हुई 66, एक की वैल्यू आपकी हो गई 6। इसका मतलब एक की वैल्यू 6 हो गई, तो इसमें भी आप 6 से गुणा कर देंगे, इसमें आप 6 से गुणा कर देंगे, तो 5 छक्का ये आपका आएगा 30 और 6 आपका ये आएगा 36। इसका मतलब है कि कक्षा में लड़के कितने हैं, 30 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 36 हैं। सवाल आगे कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां शामिल होती हैं, अगर कक्षा में 4 लड़कियां और शामिल होती हैं तो देखिए, तो लड़कियां हो जाएंगी 40 और लड़के 30 रहेंगे, वही रहेंगे। ठीक है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या बनेगा, तो इसका आपको अनुपात बताना है। तो ये आपका अनुपात बन जाएगा 3:4। ठीक है, 3:4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है 14 नंबर। एक लड़का अपने घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। यदि वह आने जाने के लिए 5 घंटे का समय लेता है तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको बता दिया गया है कि टोटल उसको समय लगता है 5 घंटे का समय लगता है उसको टोटल आने जाने में। आपको ये नहीं पता उसके घर से उसके बीच की दूरी कितनी है, तो हम इस वाली जो आपकी दूरी है ना, इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे, तो आपको समय दे रखा है टोटल 5 घंटे का, तो आपका फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आपका होता है फार्मूला। तो आपको कुल समय दे रखा है 5 घंटे का, तो हम लिखेंगे 5 बराबर, अब दूरी की बात करेंगे तो देखिए गया भी वापस भी आया, तो जब जाता है तो उसका क्या होता है, तो उसकी जो चाल बनेगी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो आपकी डी हो गई, और जो आपकी चाल है जाने समय, तो कह रहा है घर से स्कूल तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, तो ये जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। ठीक है, और लौटते समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये वापस आता है तो ये दूरी तो वही रहती है, लेकिन आपकी चाल जो आती है वो आती है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल आपको 5 घंटे का समय लगता है, आपको डी का मान निकाल देना है। तो बिल्कुल सिंपल आपका सवाल है, आपको करना क्या है, 5 बराबर, ठीक है, क्या करेंगे आप लिख देंगे यहाँ पर 5 बराबर, और इसका एल्सियम आपका आएगा 6 और 3 का डबल 6, तो 2 आपका 2D यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका होगा 3D। तो ये आपका हो गया 5 बराबर 5D अपान में आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपका 5 5 कैंसिल हुआ और आपका हो जाएगा 6 बराबर D। मतलब जो आपकी दूरी है ना वो आपकी आ जाएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका ए ऑप्शन आपका जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक 150 मीटर लंबाई की ट्रेन एक खंभे को 15 सेकेंड में और उतनी ही लंबाई की विरुद्ध दिशा में आने वाली ट्रेन को 12 सेकेंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि एक ट्रेन इस तरीके से ट्रेन आपकी है, ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 150 मीटर की है, इसकी लंबाई है, और ये क्या करती है, खंभे को पार करती है 15 सेकेंड में। आपको बताया गया खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, आपको इसकी चाल नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से इसकी चाल निकालेंगे। चाल के लिए सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपकी वही रहेगी जो ट्रेन की लंबाई होगी, तो 150। चाल के बाद समय की बात करेंगे। समय आपको दे रखा है 15 सेकेंड, तो 15 यहाँ पर कर देंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा 10, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका यहाँ पर निकल के आ गई चाल। तो इसकी आपकी चाल निकल के यहाँ पर आ गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि उतनी ही लंबाई की विरुद्ध आने वाली ट्रेन, एक ट्रेन है जो इसी साइड में आ रही है जिसकी लंबाई भी आपकी 150 मीटर है और ये 12 सेकेंड में पार करती है। इन दोनों को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो आपको बताया दूसरी ट्रेन की गति आपको नहीं पता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं, x मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं। तो यहाँ से जो आपका समीकरण बनेगा ना वो आपका देखिएगा, टोटल आपको 12
सेकंड का समय लगता है। तो समय बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, समय आपका होता है दूरी बटे चाल। ये आपका होता है फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा समय आपका है 12 सेकंड, तो 12 बराबर, ठीक है, 12 बराबर दूरी आपकी कितनी है, दूरी आपकी देखिए 150 मीटर इसकी लंबाई है, 150 मीटर इसकी लंबाई है। क्या होता है जब दूरी निकालते हैं तो रेलगाड़ियों की लंबाई को जोड़ देते हैं, तो आपका आएगा 300 बटा चाल की बात करेंगे। विपरीत जब आपकी एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो चालें घट जाती हैं, तो दोनों की चालों को आप घटा देंगे। तो आप क्या कर देंगे, इनके देखिए पहले वाले की चाल है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की आपकी चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकेंड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चालों का अंतर करेंगे तो आप कर देंगे 10 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें क्या होगा, यहाँ पर इसके बट्टे में अगर हम एक कर दें कोई समस्या नहीं होगी। 12 एकन 12 और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 दूना 24, 12 25 60, गलत कर दिया मैंने, ठीक है 25 आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 माइनस एक्स बराबर 25, ठीक है। ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। क्या निकल के आपके आ गया है यहाँ पर दोस्तों, आपका निकल के आ गया है कि 10 माइनस एक्स और बराबर में आपका आ गया है 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर इसके बाद में क्या बनेगा ये भी देखिएगा। इसके बाद में ये वाला आपका बन जाएगा 10 माइनस का 25 बराबर आपका आ गया यहाँ पर है एक्स और माइनस का यहाँ पर आ गया 15 बराबर एक्स। देखिए यहाँ पर आपका माइनस का 15 आ गया है। ये माइनस का 15 क्यों आया है, अगर हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करें तो इसके लिए मैंने क्या किया है, हमने जब यहाँ पर चालों का अंतर किया था, यहाँ पर 10 माइनस एक्स किया था, तो मैंने यहाँ पर 10 माइनस एक्स कर दिया था। मुझे यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं था यहाँ पर कि किस रेलगाड़ी की चाल ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये पहले कन्फर्म नहीं था। जब मैंने इसका आंसर निकाला तो आपका आया -15। अगर आप इसमें x -10 करते तो यहाँ पर प्लस का 15 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो चाल निकल के आई वो आपकी 15 आ गई है, माइनस की 15, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पहले कन्फर्म नहीं था कि इसका जो हम कर रहे हैं 10 माइनस एक्स वो मेरा सही है या गलत है। तो यहाँ पर -15 है फिलहाल में, अगर आपने यहाँ पर निकाल दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी चाल निकल के आई है ना वो आपके आई है 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग 18/5 से गुणा करेंगे। इसमें आप लोग 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 से आप काटेंगे, आपका 3 बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपका आएगा 54। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% रोजमर्रा चीज़ों पर, बचे हुए का 15% घर के किराए पर और इसके बाद 11,560 बचते हैं, तो उसकी आमदनी क्या है। तो आमदनी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का, हमने मान लिया उसके पास टोटल जो रुपए हैं वो हमने इसका मान लिया है 100 रुपये मान लीजिए। तो हमने उसका मान लिया टोटल उसके पास 100 है, ठीक है। उसके बाद उसने किया गया है, कह रहा है कि आमदनी का 20% हिस्सा रोज़मर्रा चीज़ों पर खर्च करता है और बचे हुए का। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसने क्या किया है, इसने 20% हिस्सा खर्च किया है। तो 20% का मतलब 20 और बचा हुआ 80। तो बचा हुआ कितना, बचा तो 80 है और इसने 20 खर्च किया है, और इसने जो 20 खर्च किया है ना वो आपका रोज़मर्रा पर इसने 20 खर्च कर दिया है, ठीक है, रोज़मर्रा पर खर्च कर दिया है। अब इसके पास 80 बचा है, बिल्कुल सेफ़। इसने क्या किया, इसके बाद में इसने बचे हुए का 15% घर के किराए पर खर्च किया। इसमें से इसने क्या किया है, 15% किराए पर खर्च किया। तो 80 का 15% कितना होगा, देखिए 80 का 10% होगा 8 और 5% होगा 4, तो 8 4 12, तो 12 इसने खर्च कर दिया किस पर, किराए पर। और इसके बाद बचा कितना, तो इसके बाद बचेगा उसके बाद 68 रुपये, ये इसके बाद बचेगा इसके बाद में, क्योंकि इसने 12 खर्च कर दिया किराए पर, तो 68 इसके बाद बचा हुआ है। और कह रहा है कि इसके बाद में उसके पास 11,560 बचते हैं। इसका मतलब जो आपका 68 बचा है ना, इसकी वैल्यू आपकी है 11,560। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 17 चौका 68, 17 छंगा 102 बचा कितना, 13 बचा 136, 17 136 जीरो हो गया, इतना आपका हो गया। 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 से 8 जीरो, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई है 170। आपसे पूछा गया तो उसकी आमदनी के लिए इसमें 100 से और गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपने 100 माना था, तो इसका आपका निकल के आएगा 17,000 रुपये। 17,000 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि एक राशि 10 वर्षों में 2 गुनी होती है, उसी सरल ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि आपके पास 100 रुपये हैं, या आप मान लेंगे कि आपका जो मूलधन है ना वो आपका 100 है, ठीक है, 100 है मूलधन, सही समझिएगा।
यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एक राशि 10 वर्षों में दोगुनी होती है। 10 वर्षों में दोगुनी का मतलब है कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपने लगाए और 100 रुपये लगाने के बाद जब आपके 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष के बाद ये रुपये आपके हो गए 200। ठीक है, बात को समझिए। आपने 100 रुपये लगाए, 100 के आपके 10 वर्ष के बाद कितने हो गए? दोगुनी का मतलब 200 हो गए। तो यहाँ से आपको जो ब्याज मिला है ना, यहाँ पर जो आपको ब्याज मिला वो कितने का मिला होगा? वो भी आपको 100 का मिलेगा, तभी तो आपके 200 हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में आपका होता है 100। ये आपका होता है फार्मूला। तो ब्याज आपका हो गया 100 बराबर, मूलधन भी आपका 100 है, दर आपको नहीं पता है, समय आपका 10 वर्ष का है, बटा में आप कर देंगे 100। इस टाइप से आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका ये कट जाएगा, आपका 10 आएगा, इसका मतलब आपका आ गया 10% आपका आ गए आर। आपकी दर यहाँ पर निकल के आ गई 10%। फिर आगे सवाल कह रहा है कि उसी सरल ब्याज की दर से, मतलब वही दर जो आपकी 10% है, वह राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपके जो 100 रुपये थे ना, अब आपको 100 से करना है 300। जब आप 100 से 300 करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज कितने का मिलेगा? तो यहाँ पर आपको ब्याज मिल जाएगा 200 का। यहाँ पर आपको ब्याज 200 का मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर फिर से वही फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्याज हो गया 200 का बराबर, मूलधन आपका हो गया 100, दर आपकी हो गई 10, समय आपको नहीं पता है, अब बटा में आप कर देंगे इसमें 100। तो 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, तो 20 आपका आ गया 80। इसका मतलब 20 वर्षों में आपका धन जो है वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका सवाल है सवाल नंबर 18। इसको आप लोग देखेंगे यहाँ पर, यम और एन एक काम क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। एम और एन एक काम को करते हैं, ठीक है। एम करता है और एन काम करता है। एम करता है काम को 15 दिन में, एन करता है काम को 10 दिन में। अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पर काम निकालेंगे तो आपका इसका एलसीएम कितना आएगा? 23। तो टोटल आपका जो काम है ना, ये आपका टोटल कितना वर्क है? आपका काम है टोटल 23। अगर इसकी इफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखिए 15 दूना 30 और 10 तिया 30, तो ये इसकी निकल के आ गई है इफ़िशियंसी। ठीक है, ये इसके निकल के आ गई आपकी इफ़िशियंसी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आगे, देखिएगा, वे दोनों वह काम साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एन को जाना पड़ता है। इसका मतलब है 2 दिन तक उन्होंने काम किया, उसके बाद एन चला गया। तो सबसे पहले 2 दिन तक काम किया उन्होंने दोनों ने, तो 2 दिन तक काम कितना करेंगे? तो काम कितना करेंगे? देखिए 2 दिन तक काम क्या है, और 1 दिन में दोनों मिलाकर करते हैं 3 2 5 काम। तो उन्होंने इसका मतलब 10 काम आपका कर दिया। ठीक है, 2 दिन में उन्होंने 10 काम कर दिया। अब आपके पास शेष काम कितना बचा? शेष कितना बचा? तो देखिए 30 काम था, 30 में से 10 काम कर दिया, इसका मतलब 20 काम बचा हुआ है। और यही 20 काम कौन करेगा? तो ये 20 काम कौन करेंगे? लिखा है और यम अकेला बचा हुआ काम पूरा करता है। अब ये 20 काम जो करेगा वो एम करेगा। ठीक है, तो एम कितना टाइम लगेगा? समय आपका होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, आपका फॉर्मूला होता है। तो वर्क आपका है 20 और कौन करेगा? एम करेगा। तो एम की क्षमता है 2, तो ये लगाएगा इसमें 10 दिन, ये लगाएगा इसमें 10 दिन। तो यहाँ पर पूछा गया पूरा काम कितने दिन में किया गया, पूरा काम कितने दिन में करा गया। सबसे पहले तो 2 दिन काम किया गया, तो 2 दिन वो हो गए और 10 दिन और लगे, तो कुल मिलाकर आपके 12 दिन लगे हैं। तो 12 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 12 दिन। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 19 को। 19 में कह रहा है एक ज़मीन को 54,000 रुपये में बेचने से 10% घाटा होता है, 15% मुनाफा पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए 54,000 में बेचने पर 10% क्या होता है? घाटा होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? हमने आपको बताया था कि CP आप हमेशा अपने मानेंगे 100, ठीक है, चाहे 100% मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। और 10% घाटा होता है, इसका मतलब 90% पर आप बेचते हैं कोई चीज़ को, कितने में? 54,000 रुपये में। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आप इसको हल करेंगे, 0 से आपका 0 जाएगा, 9 से आप डिवाइड करेंगे, 9 छाक 54 आपका आएगा 00। तो 1% की आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 600 रुपये। आपसे कहा 15% मुनाफा पाने के लिए, तो इसका मतलब आपको 115% की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आप 600 से गुणा करेंगे 115 में, तो आपके 2 जीरो आएंगे, 6 पंचे 30 का 0 वहाँ से लगा 3, 6 एकन 6 3 9, 6 एकन 6, तो कितना आ गया आपका? 69,000 रुपये आपका आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस सवाल में, ठीक है, आपके ऑप्शन मैच यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 69,000 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सवाल में आपका ऑप्शन जो है वो आपके मैच यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोग सवाल को पता आपको है लगाना, तो आप लगा लेंगे। इस तरीके से आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर,
हम लोग इस सवाल को यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सवाल यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव अनुप्रवाह में 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है और धारा प्रतिकूल में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। उस नाव के शांत पानी में गति ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग नाव की गति मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की आप गति मान लीजिएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह और प्रतिकूल, इसमें क्या अंतर होता है? अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ और प्रतिकूल माने होता है धारा के विपरीत। देखिए जब धारा के साथ जाएंगे तो चालें जुड़ जाती हैं। तो देखिए धारा के नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, ये आपका हो जाएगा अनुकूल। तो अनुकूल में आपकी चाल कितनी आएगी? देखिए आपका सूत्र होता है चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा में आपका होता है समय, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो चाल आपकी हो गई x + y बराबर दूरी आपकी हो गई 40 किलोमीटर और यहाँ पर आप देखेंगे समय कितना हुआ, तो समय आपका हुआ 8, तो 8 × 5 = 40, तो आपका यहाँ पर आ गया x + y आपका आ गया 5। फिर आप देखेंगे प्रतिकूल की बात की, प्रतिकूल का मतलब आप धारा और नाव को माइनस करेंगे तो x - y करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 36 किलोमीटर 6 घंटे में, यह आपका आएगा 6। तो x + 5 आपका आ गया, y आ गया 5 और x - y आपका आ गया यहाँ पर है 6। ठीक है, अब आपको इन समीकरणों को सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो आप बाय बाय कैंसिल कर देंगे, आपका आएगा 2x बराबर आपका आएगा 11 और यहाँ से आपका x आएगा 5.5। आपसे पूछा गया है कि उस नाव की शांत पानी में गति, तो नाव की गति आपने x मानी थी तो आपका आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सही से इसको देखें तो आप इसमें एक चीज़ पकड़ेंगे, यहाँ पर आपका x + y आपका है 5 और x - y आपका है 6। अगर आप इन दोनों समीकरणों को देखेंगे तो आप देखिए जो x + y आपका हो रहा है तो आपका 5 हो रहा है और x - y आपका जो हो रहा है वो आपका 6 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो साथ में जाएंगे तो उसकी चाल कम होगी और जब विपरीत जाएंगे चाल ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी भाषा थोड़ी सी गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था कि एक नाव जो प्रतिकूल में जाती है, यहाँ पर अनुकूल की जगह होता प्रतिकूल और प्रतिकूल की जगह पर अनुकूल होता तो आपका ये बिल्कुल सही होता। फिलहाल अब भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समस्या इसमें कोई भी नहीं है सॉल्व करने में, सिर्फ यहाँ पर जो आपकी भाषा लिखी है वो आपकी यहाँ पर गलत है थोड़ी। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में 20 के बाद हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 21 को। यहाँ पर 21 में आपका है कि 700 रुपये को ABC में आपको बांटना है। A B से आधी राशि प्राप्त करता है और B C से आधी राशि प्राप्त करता है, तो C का हिस्सा क्या है? अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको क्या बताना है, C का हिस्सा कितना है। देखिए यहाँ पर आप क्या बताया गया कि आपको कि A B से आधी राशि प्राप्त करता है, तो B से आधी का मतलब B के पास अगर 2 तो A को 1 प्राप्त होती है और B C से आधी राशि, तो B के पास अगर 2 है तो A के पास B के पास मतलब इसके पास 1 होगी। तो इस टाइप से प्राप्त करते हैं। इनको बराबर करेंगे आप, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें आप 2 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 1:2:4, ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा अनुपात। उसके बाद कराए C का हिस्सा याद कीजिए। आपको यहाँ पर C का हिस्सा कितना है 4, तो आपको 4 निकालना है कितने में से, टोटल में से। टोटल आपका कितना है 2 1 3 4 7, गुणा कर देंगे 700 से, तो 7 × 7 आपका आएगा 400। ठीक है, तो C का हिस्सा आपका कितना आएगा 400 रुपये, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका सवाल क्या करा है, सवाल है कि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और 13 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, उन सभी 28 की औसत आयु क्या होगी? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 15 लड़के, इनकी औसत आयु है 12 वर्ष, इनका योग निकालेंगे, आप कर देंगे 15 × 12, तो आपका आएगा 180। ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको बताया गया 13 की औसत आयु 16 है, तो आप 13 × 16 करेंगे तो उनकी आयु का योग निकल के आएगा, कितना आएगा 16 × 3 = 48 का 8 हाथ से लगा 4, तो आपका हो गया 208। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 15 बच्चे थे पहले, उसके बाद में 13 लड़कियाँ और आ गई, तो इन टोटल इनका ये हुआ और आपसे कहा गया है तो उन सभी 28 की औसत आयु कितनी होगी। तो इन सभी की आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी को जोड़ देंगे, 180 को 208 को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे आप लोग 28 से, तो ये आपका बन जाएगा 8 8 3 अपान में आपका 28 बनेगा। इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व, 7 चौक 28 और यहाँ पर आप अगर पहले 4 से काट दें, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 7 28, 7 से काटेंगे, 7 1 7 बचा 2, आपका 27 हो गया, 7 3 21 बचा कितना 6, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका यहाँ पर C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर 23 नंबर में कह रहा है कि 2 संख्याएँ इस प्रकार है कि प्रथम संख्या के 2 गुना, दूसरी संख्या के 3 गुना का योग 18 है।
कि प्रथम संख्या के 2 गुना और द्वितीय संख्या के 3 गुना का योग 18 है, जबकि प्रथम संख्या का 3 गुना और द्वितीय संख्या के 2 गुना योग 17 है। अगर आप पहले संख्या x मान लेंगे, दूसरी या y मान लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले कह रहा है कि प्रथम संख्या के, यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि प्रथम संख्या के 2 गुना और द्वितीय संख्या के 3 गुना का योग। तो प्रथम संख्या का 2 गुना का मतलब 2x और द्वितीय संख्या का 3 गुना, इसका मतलब 3y। तो इन दोनों का योग जो आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है 18। फिर आपसे कह रहा है जबकि प्रथम संख्या का 3 गुना तो 3x और द्वितीय संख्या का 2 गुना और 2y, इनका हो रहा है 17। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या में आप क्या करेंगे, इस वाले में आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, इस वाले में आप 2 से गुणा कर दीजिए, ताकि आपका जो x का मान है वो आपका सेम हो जाए बिल्कुल। तो 3 का आप करेंगे डबल तो 6x होगा, प्लस का होगा 9y होगा, बराबर में आपका होगा 54, और ये आपका हो जाएगा 6x प्लस का आपका 4y बराबर 17 दूनी 34। आप इसको जो माइनस करेंगे तो माइनस 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 तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा 5y बराबर 0 और 2, 5 चौका 20। तो y की वैल्यू आपके आ गई 4। y की वैल्यू 4 आने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले वाले समीकरण में y का मान रखिएगा। देखिए 2x प्लस 3y का मतलब 3 गुणे 4 कर देंगे, मतलब 3 चौका कितना 12, तो यहाँ पर कर देंगे आप 12 बराबर 18। तो 2x बराबर कितना आ गया 6x, आपका कितना आ गया 3। आपसे कहा इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी 4 वाली होगी, तो आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको सामने यहाँ पर आ चुका है सवाल नंबर 24, कह रहा है इनमें से 3/5 और 2/3 के बीच में आने वाली भिन्न कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका 3/5 है और आपका 2/3 है, जब आप 5 इसको काटेंगे पॉइंट तो आपका आएगा 0, तो 5 छक्का 23, 6 आपका आएगा। इसको काटेंगे पॉइंट आपका आएगा 20, तो 4 18, फिर से 2 फिर 4, तो पॉइंट 6 और आपको इनके बीच में लाना है, इनके बीच में संख्या कौन सी बनेगी। तो यहाँ पर आप पहली वाले को देखेंगे 2/5 आपका लिखा हुआ है, 5 से काटेंगे पॉइंट तो आपका आएगा 0, 4 5 चौका 20, तो ये आपके नहीं हो गई, बीच पॉइंट 4 आ गया। दूसरी वाली 1/3 इसको काटेंगे आपका आएगा पॉइंट 3 तो ये भी नहीं बनेगी। तीसरी वाली है 1/15 इसको आप काटेगा तो पॉइंट तो आपका लगेगा 0, तो आपका हो जाएगा 10, फिर आप लगाएंगे फिर से एक 0, तो आपका ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक, ये भी नहीं कटेगा। तो आपकी संख्या बनेगी ये वाली। कैसे बनेगी देखिएगा, 3 1/5 0 0 उठाएंगे आपका लगेगा पॉइंट, फिर आप 5 से काटेंगे तो लगाएंगे पॉइंट, फिर 31 हो गया, 5 छक्का 23, ठीक है, बचा 1, 10 हो गया, 5 दूना 10, तो पॉइंट 6 2 आ गया ना। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आप सभी के लिए, ये प्रश्न आप लोग अपने आप हल करेंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ में दोस्तों आप ये बताएंगे कि आज का आपको जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको कैसा लगा है, क्या आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, उसका नाम भी है ट्रिकी नंबर 1, ठीक है। तो बस आप यही लिखिएगा, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ, आप लिखेंगे @ फिर आप लिखेंगे ट्रिकी और NO लिखेंगे, आप लिखेंगे 1, ये आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।